क्या कंपोजिशन होता है ब्लड का? जोर से बोलो थोड़ा। हाँ। कितना परसेंटेज वॉल्यूम होता है ब्लड का? टोटल फ्लूइड में ब्लड का प्रतिशत वॉल्यूम? 63% है? 66%? 60%? 60% ब्लड होता है शरीर में टोटल फ्लूइड का, ऐसा लगा हमने। भूल गए? परसेंटेज वैल्यू ऑफ ब्लड इन टोटल बॉडी फ्लूइड? पीछे 7 to 8%। टोटल बॉडी फ्लूइड में ब्लड का प्रतिशत वैल्यू 7 to 8% होता है। कैसे? जोर से बोलो यार थोड़ा। 55%? हम क्या पूछ रहे हैं? टोटल बॉडी फ्लूइड में ब्लड का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है? 8%। कैसे हुआ? 7% आया होगा ना? कैसे आया? हम्म 5 लीटर का 60%, 7 to मतलब कि ऊपर क्या रखूं मैं? 100 से तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, दो वैल्यू होगी ना। 5 60 ऐसे आएगा? ऐसे आ जाएगा क्या? एट 8.3%। ठीक है, तो क्या 5 लीटर होता है ब्लड? अप्रोक्स लेके चलते हैं। अच्छा, सेल के अंदर कितना फ्लूइड होता है? हाउ मेनी अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर फ्लूइड इन लीटर? इन परसेंटेज बता दो, परसेंटेज इंट्रासेलुलर फ्लूइड। पीछे जोर से बोलो। 28 लीटर। और परसेंटेज में बोले तो कितना परसेंट होगा? टोटल फ्लूइड का इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना प्रतिशत होता है? आगे बताओ, आप बताओ। हाँ। हम्म हम्म जोर से बोलो। कितना परसेंट हो गया? किसी भी चीज का 2/3 कितना परसेंट होता है?
अगर आपके पास में 10 रुपया है और उसका 2/3 मुझे दोगे, कितना रुपया दोगे? इतना भारी है क्या सवाल है? 40%? कौन सी गणित लगा रहे हो? हाँ, 100% का 40% होता है। प्लाज्मा को मत लेके चलो। 100 का 2/3 कितना परसेंट होगा? 10 का 10 का 100 का किसी का भी 2/3 कितना हिस्सा होता है? 2/3 आधा होता है। परसेंट बताओ ना, परसेंट समझते हो? ऐसे परसेंट कोई भी चीज का 2/3 कितना परसेंट होगा? 2 इंटू 3 इंटू 100 तो कितना परसेंट निकलेगा? 66% है भाई। कोई भी 3 के 3 हिस्से करो, 33 33 33 तब 99 होता है ना। तो 3 में से 2 हिस्से तो 66 हो गया ना। 66 और मोर देन 66, मिनिमम तो 66 होगा ही होगा। हाँ, तो 2/3 का मतलब होता है 66, जो मेजर इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है कि नहीं? इतना ही नंबर लाना है नोट सेट में आपको, 66 100 में से है? तब आपको जोधपुर एम्स मिलेगा। 66 नंबर लाने होते हैं और इतना सेल के अंदर फ्लूइड होता है। प्रतिशत वैल्यू हम पूछते हैं। 2/3 हमने लिखा है, प्रतिशत हमने नहीं बताया तो आपको याद ही नहीं है। एग्जाम में प्रतिशत पूछेंगे तो गलत, सर ने ये तो बताया ही नहीं हमें। इसी से तो निकालना है प्रतिशत। इसमें है क्या? इस सेल के अंदर कितना परसेंट होता है तो 66, सेल के बाहर कितना होता है तो 33, 1/3। कितना होता है? 1/3 बाहर है, 2/3 अंदर है। अब इस 1/3 का सबसे ज्यादा कहां होता है? 1/3 का मैक्सिमम वॉल्यूम कहां होता है सबसे ज्यादा? हाँ, जोर से बोलो थोड़ा। जो सेल के बाहर 1/3 हिस्सा होता है वो सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है और कितना पाया जाता है? प्लाज्मा में होता है सबसे ज्यादा। प्लाज्मा के अंदर क्या प्लाज्मा खुद ही सबसे ज्यादा कहां होता है जगह? कल आए थे तो याद क्यों नहीं है? लिखा कॉपी में, देख के बताओ। सेल के बाहर सबसे ज्यादा कहां है? इतना वक्त लग रहा है 2 पन्नों में? आप बताओ। हाँ, इंटरस्टिशियल कितना होता है? 9 लीटर। कितना परसेंट हो गया टोटल का? नौ लीटर टोटल का कितना प्रतिशत हो जाता है? 60 कैसे हो जाएगा? मैं पूछूं इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना प्रतिशत होता है तो कितना परसेंट होगा वो टोटल का? जो टोटल फ्लूइड है बॉडी में उसका कितना परसेंट फ्लूइड इंटरस्टिशियल होता है? क्योंकि एग्जाम में सवाल परसेंट का आता है। परसेंट, हाउ मेनी परसेंट, कितना परसेंट बनेगा टोटल का इंटरस्टिशियल? टोटल कितना होता है? टोटल फ्लूइड कितना होता है बॉडी में? 42 लीटर। 60% मतलब 42 लीटर। तो 42 लीटर में का 9 लीटर कितना परसेंट हो गया?
42 में से ये कितना है, 9 है ना, तो 42 में 9 जो है वो कितना परसेंट हो जाएगा, ऐसे ज्ञात करते हैं। समझ रहे हो, 42 का 9 लीटर कितना परसेंट हो जाएगा, समझ गए मैं क्या पूछ रहा हूं? हाँ, तो कितना परसेंट हो गया, 18 से 20%। समझ रहे हो, इससे पहले हमने पढ़ा कि जो 28 लीटर था वो 66 था, तो हर एक फ्लूइड डबल होता है, 30 का 60 है कि नहीं, वैसे 9 का 18, 18 से थोड़ा ज्यादा होगा मतलब, है ना। वैसे प्लाज्मा कितना होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा कौन सा फ्लूइड है, इंट्रावेस्कुलर, इंट्रावेस्कुलर। तो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो है ये कितना होता है, 92% होता है। टोटल ब्लड का कौन पूछ रहा है, मैं टोटल फ्लूइड का पूछ रहा हूं, ब्लड का नहीं पूछ रहे हम इसका पूछ रहे हैं, इसका ये कितना परसेंट है, कितना होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा कौन सा फ्लूइड है, सेल के अंदर या सेल के बाहर है, बाहर, और सेल के बाहर कहां पे, इंट्रावेस्कुलर, इंटरस्टिशियल नहीं, इंट्रावेस्कुलर। हाँ, तो इंट्रावेस्कुलर प्लाज्मा कितना होता है, अमाउंट टोटल का, 4.25 लीटर है, ऐसे क्या कर रहे हो, 4.25 लीटर लिखा है ना मैंने, 3.75, वो क्या है प्लाज्मा ही तो है, वे हमने लिखा है ना 3.75, जैसे 9 लीटर लिखाया वो तो इंटरस्टिशियल था, और इंट्रावेस्कुलर कितना था, ये कौन है, प्लाज्मा। कल ये तो मैं पढ़ाया था आपको कि वेसल्स के अंदर का फ्लूइड पढ़ रहे हैं हम, ब्लड, ब्लड में पानी है प्लाज्मा, और प्लाज्मा कितना होता है, 4.25 लीटर, तो 4.25 लीटर इस 42 का कितना परसेंट हो जाएगा, टोटल फ्लूइड में ब्लड कितना परसेंट होता है, फ्लूइड में ब्लड का कितना परसेंट होता है ऐसा, टोटल फ्लूइड 42 लीटर, उसमें ब्लड कितना परसेंट होता है, 42 का 60% ब्लड है, क्या बोल रहे हो हैं, हाँ 7 to 8%, यही तो पूछ रहे हैं। तो ब्लड कौन है, प्लाज्मा, तो टोटल का ये कितना परसेंट हो गया, 7 to 8%, यही तो निकाला कल हमने भाई। 20% कौन है, इंटरस्टिशियल, 8% कौन है, प्लाज्मा, 66% कौन है, इंट्रासेल्युलर, ये एक्स्ट्रा सेल्युलर है, इंट्रासेल्युलर, तभी तो टोटल 42 बनेगा ना, समझ पा रहे हो परसेंट। हमने बताया था कि 42 लीटर टोटल है, इसके दो हिस्से होते हैं, 2/3 सेल के अंदर होता है इंट्रासेल्युलर, वो हो गया 66%, 1/3 सेल के बाहर होता है, और बाहर 3 जगह होती है, और इसमें मैक्सिमम जगह होती है इंटरस्टिशियल, और वो 9 लीटर का मतलब हो गया लगभग 20%, और ये होता है इंट्रावेस्कुलर, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड मतलब ब्लड, ब्लड में फ्लूइड मतलब प्लाज्मा, 4.25 लीटर, तो कितना परसेंट हो गया, 7 to 8%, तो 8-1% के आसपास ये होता है, और बचा हुआ जो रिमेनिंग है 2-3% जो कि 1.25 लीटर था, वो थर्ड स्पेस का होता है, और ये दूसरा CSF और साइनोवियल फ्लूइड और पेरिकार्डियल फ्लूइड और प्लूरल फ्लूइड, और ये 10-10 ml मिला के 1.25 लीटर बनता है, होता है कि नहीं होता है। तो ये प्रतिशत वैल्यू है, ये 8% ब्लड है ऐसा हमने बताया, और ब्लड वो है जो किस में पाया जाता है, ब्लड वेसल में, है कि नहीं, गुड। तो कंफ्यूज में, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर प्रतिशत वैल्यू तो आसानी से निकाली जा सकती है, टोटल वॉल्यूम और उसमें कौन कितना प्रतिशत कहां पे है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है फ्लूइड का हमारी बॉडी में, फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना जरूरी है। हम सारा फ्लूइड नहीं पढ़ रहे क्योंकि सेल के अंदर के फ्लूइड को पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा, सॉरी साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म, उसके बाद में हम सेल के बाहर के फ्लूइड में इंटरस्टिशियल में पढ़ने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन ब्लड में पढ़ने जैसा है, इसलिए हम ब्लड पढ़ रहे हैं,
हमने क्या हेडिंग लगाई कि हम किसको पढ़ रहे हैं, ब्लड को। और ये ना भूले कि ब्लड क्या है, ब्लड एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो कि इंट्रावेस्कुलर स्पेस में पाया जाता है, ब्लड वेसल के अंदर पाया जाता है। तो मैंने बोला मैं ब्लड पढ़ेंगे और उस ब्लड में फ्लूइड है वो है प्लाज्मा। कल हमने पूरे प्लाज्मा को पढ़ा और एक फोटो से आपको बताया भी था कि ये जो प्लाज्मा होती है, ये प्लाज्मा इस तरीके से होता है, जो फ्लूइडी पार्ट है वो प्लाज्मा है। एक ब्लड का जो पानी वाला हिस्सा है वो क्या है, अब ब्लड टोटल का 7 to 8% है, लेकिन अगर मैं 1 ml किसी मरीज का ब्लड निकालूं तो और एक डिब्बिया में लूं, दैट इज आपका ये जो ट्यूब है इसमें, तो उसमें 55% पानी है, मतलब 55% भाग उसका प्लाज्मा है और 45% उसमें क्या होती है, ब्लड सेल। प्लाज्मा मैंने कहा बनता नहीं है, तो प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या होता है, पीछे, हाँ, कंपोजिशन क्या होता है प्लाज्मा का, इसका जोर से बोलो थोड़ा, सॉल्वेंट, हाँ। सॉल्यूट क्या होता है, हम्म, 92% होते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट किसको बोलते हैं, सॉल्यूट मतलब विलय, हिंदी में बोलते हैं विलय। फ्लूइड सॉल्यूट नहीं होता है, वो तो सॉल्वेंट होता है। कम से कम मीनिंग क्लियर करो पहले। सॉल्यूट होता है जो अंदर घुले हुए हैं, जैसे 1 लीटर पानी लूं और उसमें 1 किलो शक्कर डाल दूं, पानी तो सॉल्वेंट है और शक्कर सॉल्यूट है। सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो कि ठोस होते हैं, सॉल्वेंट लिक्विड होता है, उसको विलायक कहते हैं, है ना। तो पानी है 92-93%, 92% इज वाटर, दैट इज सॉल्वेंट, हाँ। 7 to 8% इज सॉल्यूट। ये पहले ही क्लियर होना चाहिए, नहीं तो उल्टा टिका हुआ एग्जाम के अंदर, पूछ पानी रहा है कर सॉल्यूट रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा। तो 7 to 8% इज सॉल्यूट ओनली। अब ये जो 7 to 8% है, क्योंकि पानी तो पानी है, वो तो सेपरेट है। अब जो 8% सॉल्यूट है वो क्या क्या है, इस 8% में मैक्सिमम क्या होता है, जोर से बोलो, प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लोबुलिन मेजर होती है। ग्लोबुलिन तो पाकिस्तान है, पहले भारत तो बोलो। पूरी दुनिया पे एक छत्र राज करने वाला देश होगा, एक दिन था और एक दिन और होगा, वह है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इज द लार्जेस्ट प्रोटीन। अगर मैं 7% में 6.9% बोलूं तो एल्ब्यूमिन ही है। इतनी ज्यादा बड़ी प्रोटीन और इतनी ज्यादा अमाउंट में होती है, और इसलिए इसका कलर भी वैसा ही है। कभी आपने एल्ब्यूमिन किसी मरीज को लगाया हो तो ऐसे कलर का आता है वो एल्ब्यूमिन, जिसमें एल्ब्यूमिन ही होता है। 100 ml का एल्ब्यूमिन, जिस मरीज को एडिमा होता है, प्रोटीन कम हो जाती है, लीवर के जो मरीज होते हैं, लीवर सिरोसिस के, क्योंकि लीवर नहीं है तो एल्ब्यूमिन बनेगी नहीं, तो पूरा पानी बाहर आ जाएगा। क्यों, एल्ब्यूमिन नहीं हो तो पानी बाहर क्यों आता है, कल आए नहीं थे क्या आप, तो फिर याद क्यों नहीं है, घर जाके पढ़ा नहीं, पढ़ा था, नहीं पढ़ा ना, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब हम तो पहले दिन कह चुके हैं मुर्गा बनाते हैं, या मुर्गा पद्धति है, आप समझते हो। फिर हम बिना कहे बनाएंगे मुर्गा, अभी तो चेतावनी दे रहे हैं सिर्फ, है कि नहीं, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। पीछे वाले खाली बेंचों पे मुर्गे बने, अच्छा नहीं लगेगा पूरी क्लास में। हम पहले उठो, मुर्गे मुर्गे वाले पीछे जाओ, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। तो ये तो चाहिए ही नहीं हमें, जो एक दिन लिखा है दूसरे दिन याद होना चाहिए, है कि नहीं। तो पूरा याद करके आए हैं अच्छे से, एक एक चीज को जो जो लिखा दिया है। वो कभी कभी पूछ सकते हैं हम, आज की क्लास सेल का पूछ सकते हैं, टिश्यू का पूछ सकते हैं, टिश्यू के टाइप कभी भी, हार्ट पढ़ा रहे टिश्यू के टाइप पूछ लेते हैं। और जिस दिन नहीं आता हम पूरी क्लास में मुर्गा बनाते हैं। अभी तो मैं चेतावनी दे रहा हूँ 8-10 दिन, उसके बाद में फिर चेतावनी खत्म है। जो नहीं आ रहा है जिसको, वो मुर्गा बन जाए चुपचाप जाके, कुछ पहले ही मुर्गा बन जाए, एडवांस में बने हुए ही रहे, क्योंकि हम तो नहीं याद करेंगे, पूरी क्लास में मुर्गा बनने के लिए तैयार है। तो हम आए उससे पहले मुर्गे ही बन जाओ पीछे जाके, हम पूछेंगे नहीं उनको, एक सिंपल मैकेनिज्म। और जिनसे पूछा जाए उनको जवाब आना चाहिए 100%। और इसका मतलब ये नहीं कि आऊंगा ही नहीं मैं तो, है कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तो आओ। स्कूल में हम ये करते थे ना, मास्टर साहब पूछेंगे, उनके तो जाना ही नहीं क्लास में, बाद में दूसरा पीरियड लेंगे,
तो यहाँ दूसरा तीसरा पीरियड नहीं है। जिस दिन जो नहीं आएगा, 1 महीने में 2 बार जो उपस्थित है, परमानेंट घर ही बैठे, कोई समस्या नहीं है कि नहीं है। हम कोचिंग नहीं करवाते हैं, हम सिखाते हैं, है ना। सीखेंगे तो ही सेलेक्ट होंगे, और कोई तरीका नहीं है। हवन या यज्ञ या कोई फॉर्मूला नहीं है मार्केट में जिससे, देखो कई बच्चे बहुत अलग ट्रैक पे रहते हैं, वो सोचे आके बैठ जाएंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे, लिख लेंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। जब याद करेंगे और जब हमें आएगा तो ही सेलेक्ट होएंगे, बाकी कोई तरीका नहीं है सेलेक्ट होने का। तो जैसे हम याद कर लेते हैं वैसे आप भी याद कर सकते हो। आरबीसी सब बरोबर है अपने अंदर, मैं अभी बताऊंगा। तो सब में सब सेम होता है, सिर्फ इतना ही होता है कि हमने याद किया तो हमें आ रहा है, आप याद करोगे तो आपको भी आ जाएगा, पर उसके लिए याद करना पड़ेगा, और याद करने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है, बस वो करने के लिए तैयार रहो, और तो ही तुम्हारे भविष्य का एम्स मिलेगा। जो कल मैंने फोटो बताई ना, वैसे बच्चा तुम बन सकते हो, उस जैसा का जैसा बन सकते हो, सिर्फ संकल्प की जरूरत होती है, दैट इज सिंपल, है कि नहीं। तो हमने एक पार्ट पढ़ लिया, दैट इज प्लाज्मा, और प्लाज्मा में मेजर प्लाज्मा कौन था, एल्ब्यूमिन। दूसरा जो पार्ट है वो है सेल, और सेल में 3 सेल हमने बताई आपको। अब प्रोटीन में इतना लफड़ा है तो अब सेल के बारे में मामला काफी गंभीर होगा आपका। हमने बताया था कि ये जो सेल होती है, इसके बनने का प्रोसेस जो है, उसमें हमने बताया था कि बोन मैरो हाउस, सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे एक यॉर्क सैक था, है ना। यॉर्क सैक जो होता है ना, बेसिकली मीजोडर्म से बनता है, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, आगे हम पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी होती है। तो एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान मीजोडर्म से बनी हुई पहली स्ट्रक्चर होती है, उसको नाम दिया हमने यॉर्क सैक, और इस यॉर्क सैक के अंदर हमने बोला था पाई जाती है स्टेम सेल। कौन पाई जाती है, स्टेम सेल। और स्टेम सेल जो कि 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन पे हमने बोला बनती है, यहां से स्टार्ट होता है हिमेटोपोएसिस। हिमेटोपोएसिस वर्ड का मतलब होता है तीनों ब्लड सेल का बनना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अगर तीनों ना बने, हिमेटोपोएसिस ना हो, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है पानसाइटोपिनिया, आगे हम पढ़ेंगे। पान मतलब सभी सेल का नहीं बनना, अभी तो बन रही है तो मैं वर्ड यूज करूंगा हिमेटोपोएसिस। और जब तीनों सेल बनती है तो बनने का प्रोसेस कहां से शुरू होता है, यॉर्क सैक से, और वहां पे पाई जाती है स्टेम सेल। अब हमने बोला कि जैसे ही बच्चा फीटल पीरियड में एंटर हो जाता है, ये तो था एम्ब्रियो, और जब ये एम्ब्रियो था तब हमने बोला था ये कहां बनती है, यॉर्क सैक में, और ऐसा 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन पे स्टार्ट हो गया था। व्हेन द चाइल्ड एंटर इन द फीटल पीरियड, तो जब बच्चा फीटल पीरियड में एंटर हो जाता है तो ये जो सेल होती है ये फीटल पीरियड के दौरान एंटर हो जाती है यहाँ पे बच्चे के लीवर में और यहाँ पे बच्चे की तिल्ली में। तो ये जो आपकी प्यूरिपोटेंट जो स्टेम सेल थी वो यहाँ पे आ गई लीवर में और आ गई आपकी स्प्लीन में। तो ये बच्चे का लीवर था जहाँ पे आ गई वो, ये बच्चे का स्प्लीन था जहाँ पे वो शिफ्ट हो गई, कौन, स्टेम सेल। पहले कहाँ थी, यॉर्क सैक में, और ये शिफ्ट होके किस में चली गई, लीवर और स्प्लीन में। और ये लीवर और स्प्लीन में कब शिफ्ट हो गई, 12 वीक ऑफ गेस्टेशन या 3rd मंथ, 12th वीक में या 3rd मंथ में। और ये पीरियड था फीटल पीरियड, कौन सा था, फीटल पीरियड। और अब हिमेटोपोएसिस कहां से होगा, लीवर से, और थोड़ा बहुत कौन करता है, स्प्लीन। हमने बोला 4th मंथ पे, ये तो था 3rd मंथ, 4th मंथ पे हिमेटोपोएसिस की ये जो प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल है ये शिफ्ट होने लग जाती है बोन के अंदर। हालांकि यहाँ पे हड्डी हिमेटोपोएसिस नहीं करवाती है क्योंकि बोन मैरो जो होता है वो इतना मैच्योर नहीं होता है, तो बोन मैरो हिमेटोपोएसिस अभी नहीं करवाएगा, वो बर्थ होने के बाद में करवाएगा। लेकिन ये शिफ्ट होके वहां से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक एडल्ट के अंदर, ये बोन के अंदर बोन मैरो, जो कौन सा बोन मैरो, रेड बोन मैरो, ये हिमेटोपोएसिस करवाता है एडल्ट के अंदर। एडल्ट यानी कि बर्थ होने के बाद की उम्र को कहते हैं हम। और इसमें जिस बोन का ज्यादा रोल है वो लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन या बोन का एपिफाइजियल एरिया, वहां से हिमेटोपोएसिस होता है। और हिमेटोपोएसिस के प्रोसेस में हमने बताया था कि सबसे पहले नंबर की जो सेल बनती है उस सेल को हम क्या नाम देते हैं, प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल। द फर्स्ट सेल दैट फॉर्म्ड इन हिमेटोपोएसिस वी जस्ट से प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल, क्या बोलते हैं इसको, प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल। उससे हमने बोला था कि 3 तरह की सेल बनेगी, 2 प्रोसेस होते हैं। वैसे इसमें माइलॉइड और लिम्फोइड अलग अलग मेंशन नहीं है, एक बनता है आपका माइलॉइड और एक बनता है लिम्फोइड। माइलॉइड जो है उससे क्या बनेगी, 3 तरह की प्रीकर्सर सेल बनेगी। और इस प्रीकर्सर सेल में एक हमने बताया था एरिथ्रोब्लास्ट सेल, कौन सी सेल, एरिथ्रोब्लास्ट, जो आगे जाके क्या बनेगी, आरबीसी। दूसरी तरह की सेल हमने बोली थी मेगा कैरियोब्लास्ट, जिससे आगे जाके बनेगी प्लेटलेट, क्या बनेगी। ये 2 तरह की सेल के कोई टाबर टुंगर नहीं है और इनका कोई आगे क्लासिफिकेशन नहीं है,
मतलब बेचारी कुछ नहीं, एरिथ्रोब्लास्ट से आरबीसी बन गई, बनने का पूरा प्रोसेस हम समझेंगे। और मेगा कैरियोब्लास्ट से क्या बन गई? प्लेटलेट। इनके आगे सब डिवीजन नहीं है। जो सेल अपना अस्तित्व लेके बैठी है, जो सेल इस तरीके से डिवाइड होती है, वो एक सेल ही है जिसका नाम है डब्ल्यूबीसी। ध्यान रहे, हमारे ब्लड में 3 सेल जरूर है, लेकिन ये 2 सेल जो है वो डिवाइड ही नहीं हो पाई। कारण क्या? इनके कोई टाबर टूंगर नहीं हुए। क्यों? हाँ जी, वेरी गुड। इसका ये ए न्यूक्लिएटेड है। जिस सेल में न्यूक्लियस ही नहीं है, उसमें डीएनए नहीं है, आरएनए नहीं है, डिवाइड कैसे होगी? हमने जब सेल पढ़ी तो हमने पढ़ा सेल में एक होता है कंट्रोलर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल लेकर रखता है। जेनेटिक मटेरियल से सेल का डिवीजन होता है। तो ये बच्चा तभी पैदा होगा जब उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। सेल से सेल तभी बनेगी। तो आरबीसी से आरबीसी बनती नहीं है, क्योंकि आरबीसी के पास में न्यूक्लियस नहीं है। प्लेटलेट से प्लेटलेट बनती नहीं है, क्योंकि प्लेटलेट के पास में न्यूक्लियस नहीं है। हमारी बॉडी में 2 ऐसी सेल है जो बिना न्यूक्लियस के है, वो ब्लड में होती है। एक का नाम आरबीसी और एक का नाम प्लेटलेट है। एंड बोथ आर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल। दोनों ही बिना न्यूक्लियस की सेल होती है। साइज का अंतर जरूर है, ये साइज में सेम नहीं होती है। आरबीसी और प्लेटलेट की अगर हम साइज की बात करें तो साइज में ये सेम नहीं होती है। क्या फर्क होता है साइज का? है एक आरबीसी और एक प्लेटलेट की साइज का अगर कंपैरिजन करें तो कौन छोटी है और कौन बड़ी है? आरबीसी बड़ी है प्लेटलेट से। कितनी बड़ी है? नहीं, कितनी बड़ी है? प्लेटलेट की तुलना में आरबीसी कितनी बड़ी है? 3 गुना। कितनी गुना? मतलब एक आरबीसी, इसके अंदर 3 प्लेटलेट आ जाए, मतलब 3 प्लेटलेट का अगर इकट्ठी करें तो एक आरबीसी के बराबर होती है। तो आरबीसी का जो साइज है वो प्लेटलेट से 3 टाइम्स ज्यादा होता है। आरबीसी लगभग 7.2 माइक्रोन की होती है और प्लेटलेट लगभग 2 से 3 माइक्रोन की होती है। एंड प्लेटलेट इज द स्मॉलेस्ट सेल इन मेल, स्पेशली इन फीमेल, है ना। स्मॉलेस्ट सेल है। मेल में इससे भी छोटी सेल स्पर्म है, लेकिन प्लेटलेट एक छोटी सेल में आती है। आरबीसी बड़ी सेल में नहीं आती है, पर प्लेटलेट से ये 3 गुना ज्यादा बड़ी है। ये दोनों ही बिना न्यूक्लियस की सेल है, हालांकि इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। दूसरे तरह की सेल हमने बनाई थी डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी में मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 माइलोब्लास्ट होती है। बेसिकली माइलोब्लास्ट से बनती है न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, इयोसिनोफिल, और माइलोब्लास्ट का ही टाइप है मोनोसाइट। हालांकि मोनोसाइट को अलग से मोनोब्लास्ट बोलते हैं, पर दिस इज नॉट श्योरिटी। द इनिशियल फेज इज माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट से ही अलग अलग बनती है, बेजोफिलिक माइलोसाइट, इयोसिनोफिलिक, न्यूरोफिलिक और मोनोब्लास्ट, और मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट बनती है। तो ये एक और क्लासिफिकेशन। और हमने बोला जो लिम्फोइड सेल है, ये तमाम तरह की जो सेल थी अभी तक इधर वाली, ये सब थी माइलोइड। कौन सी सेल थी? माइलोइड। आरबीसी भी माइलोइड है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट भी माइलोइड है, और डब्ल्यूबीसी के सारे टाइप माइलोइड है। एक और टाइप होता है लिम्फोइड, और लिम्फोइड सेल से मैंने बताया था लिम्फोब्लास्ट बनता है। लिम्फोब्लास्ट से लिम्फोसाइट बनती है। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रो एनके सेल बनती है, और उससे एनके नेचुरल किलर सेल बनती है। ये जो लिम्फोसाइट है, इसके 2 टाइप हमने पढ़े थे, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। और हमने बोला था इस टी और बी लिम्फोसाइट को, मतलब लिम्फोसाइट को और इधर मोनोसाइट को, दोनों को मिला के बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट, और इन तीनों को मिला के बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। ये एक सिंपल सा बोन मैरो के अंदर होने वाला हिमेटोपोएटिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ये जितनी भी तरह की सेल होती है, ये जितने भी तरह की सेल है, ये सारी की सारी तो पाई जाती है बोन मैरो हाउस में। और ये जो सेल होती है बी और टी लिम्फोसाइट या लिम्फोसाइट, इसके अलावा मोनोसाइट, इसके अलावा आपका न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, इयोसिनोफिल, प्लेटलेट और एरिथ्रोसाइट, ये सब पाई जाती है सर्कुलेशन में। मतलब ये तो इनकी प्रीकर्सर सेल है, और ये इनकी सब मैच्योर सेल है। जो ब्लड में पाई जाएगी ये मैच्योर सेल होगी, और ये जो सारा काम हो रहा है वो बोन मैरो में हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीकर्सर सेल या इमैच्योर सेल। ठीक है। और इमैच्योर सेल बनती किससे है? स्टेम सेल से। स्टेम सेल पहली कौन सी थी? प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। उससे क्या बनती है? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से क्या बनेगी? सारी प्रीकर्सर सेल, है ना। बेजोफिल एक, और ये जो लिम्फोसाइट और माइलोसाइट है, माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट, जो 2 मल्टीपोटेंट है, उससे सब प्रीकर्सर सेल बनेगी, जिसमें एरिथ्रोब्लास्ट है, आपका ल्यूको ये माइलोब्लास्ट है, आपका मेगा कैरियोब्लास्ट है, और लिम्फोब्लास्ट है। और इन सब से अलग अलग तरह की मैच्योर सेल वहां पे बनेगी। इतनी बात क्लियर है? ये अच्छे तरीके से बोन मैरो हाउस की सेल, प्रीकर्सर सेल और मैच्योर सेल आपको याद होनी चाहिए। अब हम जो आगे पढ़ रहे थे वो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? मैच्योर सेल के बारे में पढ़ रहे थे।
और मैच्योर सेल के बारे में जब हमने बात किया, जब मैच्योर सेल का हमने जिक्र किया, तो हमने एक पहली मैच्योर सेल का यहाँ पे जिक्र किया और उस सेल को हमने क्या नाम दिया था? आरबीसी। जो हमारी पहली मैच्योर सेल थी उसको हमने नाम दिया था आरबीसी, और आरबीसी के बनने के प्रोसेस को हमने क्या बोला? एरिथ्रोपोएसिस। तो मैंने आपको बताया था कि जो एरिथ्रोपोएसिस है, उस एरिथ्रोपोएसिस के प्रोसेस में सबसे पहला जो सेल बनता है उसको हम बोलता है एरिथ्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्ट। ये पहली स्टेज है। देखो, आरबीसी के अंदर एरिथ्रोपोएसिस जब होता है और पहली सेल बनती है ब्लास्ट सेल, तो ब्लास्ट सेल क्या होती है? ये ब्लास्ट सेल ऐसी बनती है, ये ब्लास्ट सेल है, इसको मैंने एरिथ्रोब्लास्ट बोला। एरिथ्रोब्लास्ट सेल जो होती है, एरिथ्रोब्लास्ट, इस एरिथ्रोब्लास्ट में इसका जो डायामीटर है वो होता है 20 माइक्रोन का। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डायामीटर कितना होता है? 20 माइक्रोन। ये कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड। ये होती है न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड। और तीसरा जो खास चीज है, पहला हो गया 20 माइक्रोन की होती है, न्यूक्लियस अंदर प्रेजेंट होता है। और तीसरी चीज होती है हीमोग्लोबिन, जो होता है हीमोग्लोबिन, वो इसके अंदर क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। हीमोग्लोबिन इसके अंदर एब्सेंट रहता है। तीन चीज, 20 माइक्रोन की होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन एब्सेंट रहता है। क्या नाम देते हैं इसको? एरिथ्रोब्लास्ट सेल। साइज कितना है? 20 माइक्रोन का। अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। क्या ये आरबीसी है? नहीं, क्योंकि आरबीसी ऐसी नहीं होती है। आरबीसी की जब मैं बात करूं तो देखिएगा, अब इसी को सीधा आरबीसी तक पहुंचाऊं मैं, तो आरबीसी जो होती है वो होती है 7.2 माइक्रोन की। इसमें 30 पिकोग्राम हीमोग्लोबिन होता है, 30 पिकोग्राम हीमोग्लोबिन होता है और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब देखो दोनों मेजर डिफरेंस क्या हुआ? इसका साइज कितना था और उसका कितना है? 7.2 माइक्रोन। दूसरा क्या है? इसमें न्यूक्लियस है, उसमें न्यूक्लियस नहीं है। तीसरा क्या है? हीमोग्लोबिन है ही नहीं, उसमें हीमोग्लोबिन। इसको मैं क्या नाम दूंगा? एरिथ्रोसाइट। क्या बोलता हूं? एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोब्लास्ट का एरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट होना आरबीसी का डेवलपमेंट और मैच्योरेशन कहलाता है। और इस पूरे मैकेनिज्म को एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। एरिथ्रोपोएसिस का मतलब हो गया आरबीसी का बनना। तो आरबीसी के बनने का मतलब क्या हो गया? इस एक इमेच्योर या प्रीकर्सर आरबीसी जो कि एरिथ्रोब्लास्ट सेल है, उसका मैच्योर आरबीसी मतलब एरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट होना। इस कन्वर्जन के प्रोसेस में दो काम होंगे। एक तो आरबीसी अपना जो साइज है, जो ब्लास्ट सेल है, वो अपना साइज छोटा करेगी, और दूसरा क्या करेगी? उसमें से न्यूक्लियस गायब होगा, और तीसरा एक काम होगा उसमें हीमोग्लोबिन का आना। तो मतलब आरबीसी का मैच्योर होना और आरबीसी में हीमोग्लोबिन का आना, दो काम होते हैं। आरबीसी का मैच्योर होने का मतलब है न्यूक्लियस का जाना और साइज का छोटा होना। अगर आरबीसी में न्यूक्लियस रहेगा तो साइज बड़ा ही रहेगा, न्यूक्लियस बाहर निकाल दो तो साइज छोटा हो जाएगा। अच्छा, आरबीसी अपने साइज को छोटा क्यों कर रही है? क्योंकि आरबीसी जितनी साइज में छोटी होगी उतना आरबीसी बड़ी आसानी से हीमोग्लोबिन को कैरी कर पाने में सफल होगी, हल्की होगी आरबीसी। न्यूक्लियस अंदर रहेगा तो आरबीसी हल्की नहीं हो पाएगी। तो सर बहुत ज्यादा छोटा कर दो तो वो आरबीसी हीमोग्लोबिन को कैरी भी नहीं कर पाएगी। तो 7.2 माइक्रोन की आरबीसी सही आरबीसी है, ज्यादा छोटी आरबीसी काम की नहीं और ज्यादा बड़ी आरबीसी भी काम की नहीं है। ये दो बातें आपको यहां पे समझनी है। तो आरबीसी का जो डेवलपमेंट और मैच्योरेशन दो प्रोसेस है। कल मैंने बताया था 5 दिन का तो डेवलपमेंट होता है और 2 दिन का मैच्योरेशन होता है। इसमें पहली सेल जो बनती है ये 7.2 माइक्रोन की एक सेल बनी, मान लो ये बनी, और इसका उसके बाद में दूसरी सेल बनी, उसके बाद में तीसरी सेल बनी, उसके बाद में चौथी सेल बनी, उसके बाद में पांचवी सेल बनी। 5 तो ये बन गई, और लास्ट में जो सेल बनी, ये सेल बनी, ये बन गई इसकी अल्टीमेट सेल जिसका हमें इंतजार था, जिसको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ये जो पहली सेल बनी इसको मैंने नाम दिया था, ये जो फर्स्ट सेल थी इसको मैंने नाम दिया था एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट सेल जो होती है, ये एरिथ्रोब्लास्ट जो एक इमेच्योर सेल थी उससे अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, सॉरी ये तो गई एरिथ्रोब्लास्ट, और एरिथ्रोब्लास्ट से अगली स्टेप बनी अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। उसके बाद में बनी इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट। उसके बाद में बनी लेट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट।
उसके बाद में बनी आपकी रेटिकुलोसाइट्स, और उसके बाद में हमने बोला इसको एरिथ्रोसाइट। हमने बोला ये जो आरबीसी है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये जो आरबीसी थी इसका डायमीटर तकरीबन 20 माइक्रोन था, इसका डायमीटर लगभग 15 माइक्रोन था, तो इसका डायमीटर लगभग 12 माइक्रोन था, तो इसका डायमीटर लगभग 8 माइक्रोन था, तो इसका डायमीटर लगभग 10 माइक्रोन था, तो इसका डायमीटर लगभग 8 माइक्रोन है, और इसका डायमीटर 7.2 माइक्रोन। ये जो आरबीसी का स्टेप था, 5 दिन का जो प्रोसेस था, ये 5 दिन का प्रोसेस तो मैंने बोला था डेवलपमेंटल प्रोसेस है। ये आरबीसी जो है ये 5 दिन में आरबीसी क्या हुई, डेवलप हुई। यहां तो आरबीसी क्या हुई, डेवलप्ड। 5 दिन में आरबीसी बन के तैयार हुई, डेवलप्ड कहते हैं इसको। रेटिकुलोसाइट तक आरबीसी डेवलप हुई, और रेटिकुलोसाइट को हम आरबीसी की प्रीकर्सर सेल, ये सारी प्रीकर्सर सेल है, लास्ट जो प्रीकर्सर सेल है उसको क्या बोलता हूं, रेटिकुलोसाइट, और लास्ट जो मैच्योर सेल है उसको क्या बोलता हूं, एरिथ्रोसाइट। इसका मतलब आरबीसी का जो मैच्योरेशन कोई पूछे आपको, तो मैच्योरेशन का मतलब हो गया रेटिकुलोसाइट से क्या बनना, एरिथ्रोसाइट। इसको मैं बोलता हूं मैच्योरेशन। क्या बोलता हूं, मैच्योरेशन। तो एक हो गया आरबीसी का डेवलपमेंट, और एक आरबीसी का हो गया मैच्योरेशन। आरबीसी का डेवलपमेंट का जो फेज था वो 5 दिन का था, और मैच्योरेशन जो होता है वो 2 दिन का होता है। मैच्योरेशन का मतलब हो गया रेटिकुलोसाइट से क्या बनना, एरिथ्रोसाइट, और रेटिकुलोसाइट से एरिथ्रोसाइट बनने के लिए 2 चीजों की जरूरत रहेगी। एक जरूरत रहेगी विटामिन B12, और एक जरूरत रहेगी फॉलिक एसिड, जिसको विटामिन B9 कहते हैं, B9। डेवलपमेंट का मतलब 2 चीजों की जरूरत रहेगी। 2 चीजों के अंदर एक तो होता है विटामिन B12 और एक होता है विटामिन B9। विटामिन B12 और विटामिन B9। B12 साइनोकोबालामिन और B9 फॉलिक एसिड या फोलेट। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं, विटामिन बी, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, ऐसे कुछ सुना है? कितने होते हैं ये टोटल? 12 होते हैं टोटल। हैं? प्रॉब्लम क्या पता है, कभी जोड़ा ही नहीं। इतनी गंभीर समस्या हमारे अंदर कि बी होते तो है लेकिन उनको जोड़ा नहीं। ये टोटल होते कितने हैं? 12 तक होते जरूर है, लेकिन बीच में गायब कितने रहते हैं? अब बैठ के जोड़ रहे हैं, B1, B2, फिर कर रहे हैं कभी 7 कभी 8। प्रॉब्लम यह है कि ज्ञान है, ध्यान नहीं है। जरूरत होती है कुछ चीजों की लाइफ में आत्मसात करने की, है ना। तो विटामिन B12 जो होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं इनको। आपने सुना होगा तेजाराम नाई की पैंट बड़ी प्यारी थी, जो उसके बॉयफ्रेंड ने साइन करके गिफ्ट की। ये टोटल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है ना। इसको B1 कहते हैं। ये तेजाराम जी जो है ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B5 है, और ये B6 है, ये B7 है, ये B9 है, और ये B12 है। ऐसा होता है बी कॉम्प्लेक्स। इसमें T का मतलब है थायामीन, B1 को नाम देते हैं। राइबोफ्लेविन B2 होता है, नियासिन B3 होता है, नियासिन। पेंटोथेनिक एसिड, थैनिक एसिड है B5, और पायरिडॉक्सिन है B6, पायरिडॉक्सिन। B7 बायोटिन या विटामिन H भी बोलते हैं। फोलेक या फोलिनिक एसिड यह है B9, और B12 है साइनोकोबालामिन। ये होता है टोटल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और इस बी कॉम्प्लेक्स में मैंने 2 विटामिन की बात की जो कि आरबीसी की मैच्योरेशन के लिए जरूरी है। अगर ये दोनों विटामिन नहीं होंगे ना तो आरबीसी क्या नहीं हो पाएगी, मैच्योर। मैच्योर का मतलब क्या हुआ, रेटिकुलोसाइट से एरिथ्रोसाइट नहीं बन पाएगी, आरबीसी का साइज छोटा नहीं हो पाएगा, आरबीसी साइज में बड़ी रह जाएगी। ऐसा हमने यहाँ पे बताया। तो आरबीसी नॉर्मली साइज में क्या हो जाती है, छोटी। छोटी कौन करता है इसको, ये दोनों विटामिन, इनकी जरूरत है। इसलिए हम दोनों विटामिन का इंटेक करते हैं। फोलिक एसिड भी लेते हैं, साइनोकोबालामिन भी लेते हैं।
इनकी कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में आरबीसी बड़ी नहीं हो, छोटी नहीं हो पाएगी, मैच्योर नहीं हो पाएगी। मैं ये कहूँ, छोटी बड़ी नहीं बोल के मैं कहूँगा आरबीसी क्या नहीं हो पाती है, मैच्योर। ये दोनों विटामिन आरबीसी को क्या करवाते हैं, मैच्योर। इसलिए आपने देखा होगा कई सारे मरीजों को फोलिक एसिड और B12 साइनोकोबालामिन देते हैं। इसका रीजन है कि आरबीसी को मैच्योर करवाती है। और आरबीसी का डेवलपमेंट प्रोसेस कितने दिन का था, 5 दिन का, और इसका मैच्योरेशन 2 दिन का था। इमेच्योर आरबीसी या न्यूक्लिएटेड आरबीसी, आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी। न्यूक्लिएटेड आरबीसी मतलब वो आरबीसी जिसमें न्यूक्लियस होता है, कौन सी, रेटिकुलोसाइट। न्यूक्लियस सभी में होता है, पर ये तो आरबीसी है नहीं। जितनी इमेच्योर सेल है उसका नाम हम नहीं बोलते हैं। तो इन सभी इमेच्योर सेल में सबसे ज्यादा मैच्योर सेल कौन है, रेटिकुलोसाइट। लेकिन इसमें भी न्यूक्लियस है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लिएटेड आरबीसी। और एरिथ्रोसाइट को बोलते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी। तो एक्चुअली में मैच्योर आरबीसी है, इमेच्योर आरबीसी है। मैच्योरिटी के लिए जिम्मेदार है कौन, B12 और फोलिक एसिड। ये दोनों क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के 2 टाइप है, एक है फोलिक एसिड और दूसरा कौन सा है, विटामिन B12। क्लियर है। तो मैच्योरेशन इन 2 के द्वारा होता है। नाउ जब आरबीसी मैच्योर होगी, जिसको मैंने एरिथ्रोसाइट बोला, अब ये जिंदा कितने दिन तक रहेगी, 120 दिन तक एडल्ट में। बच्चों में मैंने बोला 60 to 80 डेज, लेकिन एडल्ट में 120 दिन जिंदा रहती है। 120 डेज इट कैन सर्वाइव फॉर 120 डेज आफ्टर मैच्योरेशन, मतलब एरिथ्रोसाइट कैन सर्वाइव फॉर 120 डेज। एरिथ्रोसाइट 120 दिन तक जिंदा रहती है, ठीक है। बनने के बाद में इस आरबीसी का वैल्यूएशन देखते हैं हम ब्लड में। तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो आरबीसी को लेकर चलती है। आरबीसी जब बन गई, अब आरबीसी से संबंधित टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है देखिएगा, जो सारी आरबीसी के ऊपर डिपेंड करती है। आरबीसी के ऊपर या आरबीसी की टर्मिनोलॉजी या आरबीसी के नॉर्मल साइज की हम बात करें, देखो ये आरबीसी है और इस आरबीसी की नॉर्मल साइज की बात करें, अगर इसकी शक्ल हम देखें तो आरबीसी दोनों साइड से हमने देखा, एक तो हमने ऊपर से देखा, एक हम साइड से देखते हैं। तो बेसिकली आरबीसी इस शेप की एक सेल होती है, ऐसा। ये इसका आरबीसी का डायमीटर हम ऐसे मेजर करते हैं, तो ये आरबीसी जो है इस तरीके का शेप हम बनाते हैं। अगर हम इस तरीके से देखें तो ऐसे गोले की तरह दिखेगी, लेकिन हम इसके डायमीटर को जब मेजर करते हैं यहां से यहां तक, तो ये लगभग 7.2 माइक्रोन के आसपास आता है, माइक्रोमीटर या माइक्रोन। ये इसका नॉर्मल डायमीटर है आरबीसी का। इस आरबीसी के अंदर, मतलब आरबीसी एक बैग है, खाली बैग है बिल्कुल झोले की तरह, उसमें भरा रहता है एक कलर्ड सब्सटेंस जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या होता है, इस आरबीसी के अंदर भरा रहता है, इसलिए लाल है। अगर इसके अंदर के हीमोग्लोबिन को निकाल दो ना, ये सफेद हो जाती है, मतलब बिना कलर की हो जाती है। कोई भी चीज बिना कलर की होती है उसको सफेद कहते हैं। जिस चीज का कोई कलर नहीं है वो क्या है, सफेद। तो इस आरबीसी इतनी ये लालम लाल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर रेड कलर का एक सब्सटेंस है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है, जो इस आरबीसी के अंदर होगा हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन बेसिकली 2 चीजों से मिलकर बना। हीमोग्लोबिन क्या है, मैं अगर आपको पूछूं व्हाट इज हीमोग्लोबिन, नहीं वो तो ठीक है, व्हाट हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन कौन है अगर मैं पूछूं, जैसे शक्तिमान कौन है, गंगाधर। शक्तिमान कौन है, तो हीमोग्लोबिन कौन है, अबे हीमोग्लोबिन आरबीसी कैसे होगी, आरबीसी आरबीसी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन। एक चीज देखो, गंगाधर कौन है, शक्तिमान कौन है, गंगाधर। शक्तिमान दिखता है, गंगाधर नहीं दिखता है, या गंगाधर दिखता है तो शक्तिमान नहीं दिखता है। तो हीमोग्लोबिन है हीमोग्लोबिन, लेकिन एक्चुअली में हीमोग्लोबिन कौन है, तो जवाब है आयरन। एक्चुअली हीमोग्लोबिन कौन है, जैसे शक्तिमान गंगाधर है वैसे हीमोग्लोबिन आयरन है। तो अगर मुझे हीमोग्लोबिन कम है तो मैं कहूंगा आयरन कम है, और हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो आयरन ज्यादा है। दैट इज सिंपल कंसेप्ट। व्हेनेवर द क्लाइंट हैव मोर हीमोग्लोबिन, क्लाइंट हैव मोर आयरन, सीधा। बाकी बहुत सारे तरीके हैं, वो अलग कंसेप्ट है। हीमोग्लोबिन किससे बनता है, तो सीधा जवाब है आयरन, इसलिए लाल कलर का है, रेड सब्सटेंस है एंड इट इज मेड अप ऑफ आयरन। जब भी मैं हीमोग्लोबिन की बात करता हूं, हाँ नो डाउट इसमें ग्लोबिन चैन है, ग्लोबिन का कल हमने जिक्र किया था, ग्लोबिन मदद करती है बनने में। लेकिन हीमोग्लोबिन, व्हाट इज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज आयरन। मैं आयरन खा रहा हूं कि आयरन खाओ, खून की कमी ना हो जाए, तो आयरन खाओ क्यों, क्योंकि आयरन खाओगे तो ये बनेगा। क्योंकि हमारी बॉडी में आयरन किस फॉर्म में होता है, हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। मैंने बाहर से आयरन खाया, आयरन मेरे शरीर में गया, तब आयरन, जैसे समोसा मैंने खाया तो बॉडी में समोसा समोसे की फॉर्म में नहीं होगा, ग्लूकोज की फॉर्म में। मैंने मिर्ची बड़ा खाया, ग्लूकोज की फॉर्म में। मैंने गुलाब जामुन खाया, ग्लूकोज की फॉर्म में।
मेरी ब्लड में गुलाब जामुन का लेवल नहीं होता पर ग्लूकोज का लेवल होता है। वैसे ही मैंने आयरन खाया तो बॉडी में वो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में चलेगा, वो उसका दिखने का तरीका हीमोग्लोबिन होता है। तो सेम कहानी है कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन भरा रहता है। अब एक आरबीसी जिसका डायमीटर 7.2 माइक्रोन है, एक जोड़े की तरह मैंने बोला, इसमें कितना हीमोग्लोबिन भरा रहेगा, एक कहानी तो ये है। और एक ब्लड में कितनी आरबीसी भरी रहेगी, दूसरी कहानी है। तो इस आरबीसी को लेके बहुत सारी टर्मिनोलॉजी चलती है। टर्मिनोलॉजी समझते हो? जैसे एक चलेगा कि आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू है ना, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू मतलब हमारी बॉडी में आरबीसी कितनी पाई जाती है, व्हाट इज द नॉर्मल नंबर ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन बॉडी है। दूसरा पैक सेल वॉल्यूम क्या होता है, पीसीवी, इसको बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक सेल वॉल्यूम क्या होता है। तीसरा हीमोग्लोबिन क्या होता है, या हीमेटोक्रिट क्या होता है, हीमेटोक्रिट। चौथा पैक सेल वॉल्यूम, हीमेटोक्रिट, हीमोग्लोबिन, या इससे पहले एमसीवी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ये क्या होता है। फिर हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन ये क्या होता है। पहला टर्मिनोलॉजी क्या है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ आरबीसी, पैक सेल वॉल्यूम, हीमेटोक्रिट, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, हीमोग्लोबिन। अगली टर्मिनोलॉजी चलती है यहां पे, हीमोग्लोबिन के बाद में हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एमसीएच, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, एमसीएचसी, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। एक होता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। पहला क्या हो गया, नॉर्मल वैल्यू ऑफ आरबीसी, दूसरा है पैक सेल वॉल्यूम, तीसरा है हीमेटोक्रिट, चौथा है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, पांचवा है हीमोग्लोबिन, छठवा है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, और एक हो गया मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। कितने टर्मिनोलॉजी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। एक होता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अगला हो गया मैक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक। अगला हो गया माइक्रोसाइटिक। अगला होगा हाइपरक्रोमिक। अगला हो गया हाइपोक्रोमिक। मैक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक, हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक। पहला क्या बताया हमने, नॉर्मल वैल्यू, पैक सेल वॉल्यूम, हीमेटोक्रिट, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अगला है मैक्रोसाइटिक, अगला है माइक्रोसाइटिक, अगला है हाइपरक्रोमिक, और एक होता है हाइपोक्रोमिक। ये सभी के सभी टर्मिनोलॉजी आरबीसी से संबंधित रहते हैं ब्लड के अंदर, और ये सब हमने एक सीबीसी की रिपोर्ट का जिक्र किया था, उसके अंदर ये सभी टर्म आते हैं। एंड दीज ऑल आर रिलेटेड टू द आरबीसी एंड आरबीसी के अंदर पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन, क्योंकि आरबीसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेल है ब्लड का, और इससे संबंधित बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ब्लड में चलती है। तमाम तरह के एनीमिया तभी समझ में आएंगे जब ये वर्डों का मीनिंग क्लियर होगा। तो ये जो है चीजें, क्या विचार है इन सब के बारे में आपके, एनीमल नॉज। जैसे सबसे पहला है नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, एक आरबीसी का ब्लड में नॉर्मल वैल्यू होगा कितना, जो जिनको पता है हाथ खड़ा करें। व्हाट इज द नॉर्मल रेड ब्लड सेल वैल्यू इन ह्यूमन ब्लड है, हमारे ब्लड में पूछ रहा हूं मैं, हमारे ब्लड में नॉर्मल आरबीसी का कितना वैल्यू होता है। 4 to 5 मिलियन पूरी,
5 लीटर ब्लड के अंदर 4 to 5 मिलियन आरबीसी होती है। हाँ, ब्लड में आरबीसी की वैल्यू, आपकी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है तो 5 लीटर में आरबीसी 4 to 5 मिलियन होती है। जैसे अभी मेरे को आपकी आरबीसी देखनी है तो मैं ब्लड निकालूंगा आपका, तो 5 लीटर निकाल के चेक करता हूं तो कितना निकालेंगे? सैंपल लेंगे ना, कितना लेंगे? 1 ml 2 ml, तो 2 ml में कितनी आएगी आरबीसी? 2 ml जब निकाल के आप मशीन को दोगे तो कितना नंबर बताएगी मशीन? 4 से 5 मिलियन। तो 2 ml में है या 5 लीटर में है? कैसे? मैंने आपका ब्लड उठाया, उसके अंदर आरबीसी देखी तो कितनी आई? 5 मिलियन। तो 5 लीटर ब्लड में तो ज्यादा होगी नहीं, तो 2 ml में ही 5 मिलियन है। कहने का मतलब है कोई यूनिट होगी ना इसकी, यूनिट। जैसे आपने बोला 4 to 5 मिलियन, कितने में? जैसे हमने पूछा आपसे कि आपकी सैलरी क्या है, कहीं जॉब कर रहे हो, सैलरी क्या? आपने बोला कि 1 लाख, तो हमने बोला 1 लाख कितने में? तो आप कहोगे 1 महीने का 1 लाख। हाँ, तो जबरदस्त है। आप कहोगे 1 लाख है 6 साल का, है कि नहीं है? तो मामला गंभीर है काफी। 6 साल में 1 लाख और 1 महीने में 1 लाख में काफी फर्क हो जाता है। तो आगे एक यूनिट होती है, कितने में कितना? 2 mm। क्यू mm, ये क्या होता है? अच्छा, ऐसे बोल रहे हो 4 to 5 मिलियन सी मतलब? अच्छा, आगे है, इसके आगे है मिलियन क्यू। हाँ, मिलियन पर क्यू mm। ये क्यू क्या है? ये क्यू है या और कोई क्यू है? ये क्यू सी, हाँ सी यू तो लिखा मैंने, स्मॉल सी है, ओ स्मॉल यू है। अच्छा, सी कैपिटल है, यू स्मॉल है। सी कैपिटल है, यू स्मॉल है। कॉपर नहीं हो जाएगा ये? नहीं, कैपिटल सी और स्मॉल यू तो हम कॉपर को लिखते हैं। हाँ, ऐसे होती है तो क्या मतलब है? इसका मीनिंग होगा ना, ऐसी होती है, होता है क्यूब, मतलब इसका फुल फॉर्म है क्यूब। हाँ हाँ, यही तो मैं वो लिख रहा हूं। तो 4 to 5 मिलियन पर क्यूब mm। तो इसका क्या मतलब हुआ? हाँ बात तो यही पते की है ना, मतलब पता नहीं है, यही तो दिक्कत है। मैंने एक दिन पहले बात बोला आपको कि रटना इज नॉट द समाधान। क्यों? तो एग्जाम में फिर गलत होगा, क्योंकि मैं ये क्यू mm को बदल दूंगा। एग्जामिनर क्या करेगा? इसी में अपना दिमाग लगाया। उस दिन तुम्हारे ना क्यू है ना mm है वहां पे, और चारों ही ऑप्शन में 4 to 5 मिलियन लिखा हुआ है। यूनिट ही बदल देंगे हम, यूनिट बदल देंगे तो आंसर बदल जाएगा, है कि नहीं है कि ना? तो आरबीसी जो है, इसका नॉर्मल नंबर कितना है ऐसा हमने बोला, या ये जो नंबर आप बता रहे हो क्यूब mm, ये क्या नंबर है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्यूब mm नंबर है, ये आरबीसी कितने में है? जैसे आपने एक मरीज का सैंपल लिया और उसमें आरबीसी चेक की, नो डाउट आरबीसी हमारी बॉडी में मिलियंस होती है। हमारी बॉडी में आरबीसी कितनी होती है? मिलियंस ही नंबर है। और नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी? तो हमेशा जवाब यही रहेगा कि ह्यूमन बॉडी कंटेन 4 to 5 मिलियन आरबीसी। लेकिन ये 4 to 5 मिलियन कितने में है? तो ओनली पर क्यूबिक mm में, इट इज नॉट इन होल बॉडी। होल बॉडी में तुम गुणा करते जाओ, होल बॉडी में तुम क्या कर लो, उसको मल्टीप्लाई कर लो जितने से कर सकते हो। क्यूबिक mm का मतलब होता है 1 ml ब्लड। दिस क्यूबिक mm इंडिकेट पर ml ब्लड। मैं 1 ml ब्लड ले किसी मरीज का, मेरा जो मशीन रिपोर्ट दे रहा ना, वो 1 ml ब्लड में इतनी आरबीसी है। अब 100 ml ब्लड होगा तो इसमें 100 लगा दो आगे, और 5 लीटर ब्लड होगा तो इसमें 5 लीटर से गुणा कर दो। वो तुम्हारी मर्जी है, तुम गुणा करते जाओ। हम एग्जाम में भी इसी यूनिट के साथ में इसको रिप्रेजेंट, मैंने बोला कि आपकी नॉर्मल हार्ट रेट कितनी है, तो आप कितना बोलोगे? सर 72 बीट पर मिनट, ऐसे जरूर बोलोगे। हार्ट रेट 72, कितना? 2 दिनों में 72 बार धड़कता है हार्ट? अरे नहीं सर,
1 मिनट में बहुत, ऐसे बोलो ना भाई, तो 1 दिन में बताओ। सर ये तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी काउंट करने की। बाकी 1 दिन में बहुत बार थोड़ी रहेगा हार्ट, 1 दिन में फिर तुम गुणा कर लो सर बैठ के। हमने बता दिया कि 1 मिनट में 72 टाइम्स, ये होता है यूनिट का मतलब। यूनिट आपको एक वैल्यू देगा, तो मैं ऐसे थोड़ी करूंगा कि मेरा ब्लड चेक करना है तो इसका पूरा ब्लड खाली करो, मशीन में भरो और बताओ कितनी आरबीसी है। अरे सर रुको, 1 ml ले लो, 1 ml में 5 मिलियन है तो पूरी बॉडी में बढ़िया है। आप सैंपल ले रहे हो कहीं से भी उठा लो, इसके इस नाड़ी से निकालो, इससे निकालो, टांग से निकालो, हर जगह से बॉडी का 1 ml ब्लड ले लो सर, और 1 ml को कहां भेज दो, मशीन में। और मशीन अगर ये रिपोर्ट दे रही है तो इसकी पूरी बॉडी में जितनी आरबीसी होनी चाहिए उतनी है, क्योंकि पर ml ब्लड में उतनी होती है वो। ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी में ही 5 मिलियन है, तो काफी गंभीर है मामला तुम्हारा। 5 मिलियन से कहां पार पड़ेगी आपकी बॉडी। कहने का मतलब है 1 ml ब्लड में अगर 5 मिलियन आरबीसी है तो 5 लीटर ब्लड में कितनी आरबीसी होगी। सांस लेने के लिए इतनी आरबीसी चाहिए, और इसमें थोड़ा सा मामला ऊपर नीचे हो जाता है ना, सांस आनी गड़बड़ हो जाती है। आरबीसी नीड्स, व्हाई इट हैव हीमोग्लोबिन, और इसलिए आरबीसी के साथ में इतने लोग जुड़े हुए हैं, और ये सब कुछ ना कुछ हमें बताने वाले होते हैं। तो नंबर क्लियर होना चाहिए कि मैंने 1 ml ब्लड लिया। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने 1 ml ब्लड लिया और इस 1 ml ब्लड के अंदर 1 ml ब्लड को मैंने रखा थोड़ी देर के लिए। तो 1 ml ब्लड को रखने के बाद में मुझे एक रिजल्ट निकला, और उसमें यह निकला कि प्लाज्मा था, और ये नीचे बैठ गया मामला, ये वाला, ये जो नीचे बैठ गया ना, ये अब उस 1 ml ब्लड का 45% पार्ट है, या 0.4 ml है। 1 ml ब्लड लिया, 1 ml में 0.55 ml तो क्या है, प्लाज्मा, और 0.45 ml कौन है, ब्लड सेल। ब्लड सेल का 45 को मैं 45% लिख रहा हूं। 1 ml ब्लड का 0.45 ml कौन है, ब्लड सेल है, और 0.55 ml कौन है, प्लाज्मा। प्लाज्मा हम पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा हम पढ़ चुके हैं। ब्लड सेल का जो नंबर है वो 0.45 ml है, और ये सारी की सारी ब्लड सेल है। अब हुआ क्या, ये जो ब्लड सेल है, अब देखो अगला एक और महत्वपूर्ण टर्म है मेरा यहां पे, और मैंने इस टर्म को क्या डिनोट किया है, मैंने उसको लिखा है पैक सेल वॉल्यूम। क्या होता है पैक सेल वॉल्यूम का क्या मतलब हो गया, पैक का मतलब क्या होता है, पैक, पैक, बैग पैक कर दो, पैक वर्ड सुना, पैक, क्या कर रहे हो, बैग पैकिंग कर रहा हूं, कहीं जाता ना आदमी, बैग पैक कर रहा हूं। बैग पैक मतलब क्या कर रहे हो तुम, बैग तो पैक ही है, सामान भर रहे हैं अंदर, सामान, ठोस चीज भर रहे हैं। किसी भी बैग में आपने पूरा सामान भरा और चैन लगा दिया तो बैग पैक हो गया। इसका मतलब मेरा जो ब्लड है उस ब्लड में दो चीजें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज प्लाज्मा, दैट इज फ्लूइडी पार्ट। फ्लूइड निकाल दो तो पैक एरिया जो ब्लड का रहता है, पैक एरिया मतलब जो सॉल्यूट वाला एरिया होता है वो पैक है। और पैक कौन करती है ब्लड को, सेल, और उसका कितना वॉल्यूम है, 0.45 ml, या उसको परसेंटेज में बोलूं तो कितना बोलूंगा, 45%। तो ये जो पैक सेल वॉल्यूम है, दैट इज द सेल दैट इज पैक्ड इन 1 ml ऑफ ब्लड इन दैट पर्टिकुलर आरबीसी, है ना, इज द सेल दैट पैक्ड इन 1 ml ऑफ ब्लड। तो ये जो है ना, ये यही पैक सेल वॉल्यूम है। पैक सेल वॉल्यूम इज द सेल दैट इज पैक्ड इन 1 ml ऑफ ब्लड। दिस इज नॉट पैक्ड वॉल्यूम, दिस इज फ्लूइड, एंड दिस इज पैक्ड वॉल्यूम। तो जो पैक्ड सेल है उसी को मैं क्या नाम देता हूं, पैक सेल वॉल्यूम। तो जो टोटल आरबीसी का नंबर है वही पैक सेल वॉल्यूम है। टोटल आरबीसी का जो नंबर है वही पैक सेल वॉल्यूम है। और पैक सेल वॉल्यूम कितना होता है, तो 45% पैक सेल वॉल्यूम होता है, 45% ही पैक सेल वॉल्यूम होता है। और ये जो पैक सेल वॉल्यूम है, इस पैक सेल वॉल्यूम में ध्यान रखना, अगर मैं आरबीसी, मतलब इस पैक सेल वॉल्यूम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरबीसी है, कौन कौन है इसके अंदर, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट है। तो इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों हैं, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान लगा के देखूं तो 45 में तो 44% के आसपास तो आरबीसी ही है। डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तो बेचारी बहुत कम, जैसे डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो 10,000, प्लेटलेट की बात करूं तो 1.5 लाख। अब 10,000 बोले एक, तो अपन एक 1.5 लाख बोले, और एक बोले कि 4 मिलियन, जीरो खत्म ही नहीं होता है। तो आप देखो कि अगर मैं मिलियंस की बात करूं
लाख की बात करूं, हजार की बात करूं, जैसे आपके पास में 4 मिलियन पैसा है, उसमें से किसी को 10 लाख दे दिया तो ही फर्क ना पड़े, तो ये तो 1.5 लाख है। 1.5 लाख तो ऐसे ही फेंक देते, शादी में उड़ा दो, 1.5 लाख, 4 मिलियन है पास तब, और जब पास में 1.5 लाख ही है तो 10 रुपया निकालेंगे, है ना, या 1.5 लाख है तो 101 से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पास में 10,000 ही है तो 10 रुपया निकालेंगे, क्योंकि पूरा ही 10,000 है। कहने का मतलब है ये दो नंबर मैटर नहीं करते हैं बिल्कुल भी जब 4 मिलियंस की बात हो, एंड वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द 4 मिलियन इज द मिनिमम नंबर ऑफ आरबीसी। तो ये जो पैक सेल वॉल्यूम है ये आरबीसी का ही नंबर इंडिकेट करता है, इसलिए आरबीसी के लिए वर्ड यूज करते हैं हम पैक सेल वॉल्यूम। और इस आरबीसी में ये जो पैक सेल वॉल्यूम है यही हिमेटोक्रिट कहलाता है। हिमेटोक्रिट इज द पैक सेल वॉल्यूम, यही जो पैक सेल वॉल्यूम है वही। तो नॉर्मल हिमेटोक्रिट भी कितना होता है 45%, पैक सेल वॉल्यूम कितना होता है 45% या 0.45 ml, और आरबीसी कितना होता है तो 4 to 5 मिलियन, तो 454545 चलता है। आरबीसी कितना है तो 4 to 5 मिलियन, पैक सेल वॉल्यूम कितना है तो 0.45 ml, या क्या बोल दो 45%। तो वैल्यू ऑफ आरबीसी, पैक सेल वॉल्यूम और हिमेटोक्रिट वैल्यू, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द नॉर्मल हिमेटोक्रिट वैल्यू, दैट इज 45%। हाँ, इससे थोड़ा ऊपर नीचे होता है, मेल फीमेल इन्फेंट, जैसे एक छोटा बच्चा इन्फेंट है उसमें आरबीसी 5 मिलियन नहीं होकर 8 मिलियन होती है, तो उसका हिमेटोक्रिट हो जाता है 55 से 60, क्योंकि जितना नंबर ज्यादा होगा आरबीसी का, ये 5 से जितना ज्यादा 6 हो गया तो यहां 60 हो गया, ये 0.6 ml हो गया। इस तरीके का प्रोसेस चलता है आरबीसी के अंदर। तो यह 3 टर्म है, 3 टर्म कौन सा, एक टर्म हमने कौन सा पढ़ा नॉर्मल वैल्यू, एक है पैक सेल वॉल्यूम, और एक वर्ड कौन सा है हिमेटोक्रिट। तो जब भी आपको कोई पूछे हिमेटोक्रिट क्या, तो आपके दिमाग में आना चाहिए वो जो पैक सेल है वही हिमेटोक्रिट है, और वो 45% होता है। आपको कोई पूछे कि व्हाट इज पैक सेल वॉल्यूम, तो वो जो पैक्ड सेल है उसका अमाउंट, उसका वॉल्यूम ही पैक सेल वॉल्यूम है, और वही आरबीसी का नंबर है। तो तीनों है, तो 3 अलग अलग टर्म, लेकिन एक्चुअली में तीनों का मीनिंग एक ही है, तीनों एक ही चीज से बने, तो तीनों एक ही साथ बढ़ेंगे, तीनों एक ही साथ घटेंगे। आप आरबीसी का नंबर घटा दो पैक सेल वॉल्यूम घट जाएगा, हिमेटोक्रिट घट जाएगा। आरबीसी का नंबर बढ़ा दो पैक सेल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हिमेटोक्रिट बढ़ जाएगा। तो ये 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पैक सेल वॉल्यूम और हिमेटोक्रिट। बाकी टर्म का क्या मतलब होता है, अभी 10 मिनट का ब्रेक है, फिर हम आगे इसको पढ़ेंगे। इसमें किसी तरीके का डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, या कुछ ज्यादा समझ में आ गया हो, यू कैन आस्क। हिमेटोक्रिट इज द वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, इसी को मैं परसेंटेज में लिखूं ना, ये हिमेटोक्रिट है। ये जो 45% है ये हिमेटोक्रिट है, ये जो है ना यही आरबीसी है, ऐसा समझो, यही पैक सेल वॉल्यूम है, यही हिमेटोक्रिट है। आरबीसी बोलूंगा तब बोलूंगा 4 से 5 मिलियन, पैक सेल वॉल्यूम बोलूंगा तब बोलूंगा 0.45 ml, हिमेटोक्रिट बोलूंगा तब बोलूंगा 45%, तीनों सेम ही है भाई। इसी सैंपल में मैं आरबीसी चेक कर रहा हूं, 1 ml ब्लड में आरबीसी कितनी है तो 4 से 5 मिलियन, ये आरबीसी ही है। इस आरबीसी का, ये आरबीसी ऐसे पैक रहती है ऐसे, तो आरबीसी कितनी है 4 से 5 मिलियन, और ये जो पैक है कितना वॉल्यूम बना रही है, कितना वॉल्यूम तो 0.45 ml, और ये टोटल 1 ml का कितना परसेंट है वो हिमेटोक्रिट, हिमेटोक्रिट इज द परसेंटेज वैल्यू, तो 45%। एक ही चीज को 3 अलग अलग टर्म में बोल रहे हैं, जबकि बात यही है। बाकी वाले टर्म भी इसी के अंदर से निकालेंगे हम, है तो ये सेम ही, लेकिन इसका अलग अलग नंबर दिया हमने। सेल का नंबर पूछे तो 4 से, यही 4 से 5 मिलियन है आरबीसी, यही 0.45 ml पैक सेल है, और यही 45% हिमेटोक्रिट है, ऐसा है ना। ठीक है, तो अभी 10 मिनट का ब्रेक है, फिर हम पढ़ेंगे। थैंक यू।